आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। आज हमारे साथ शहर मालेगांव की एक सनती, सियासी, समाजी व दीनी शख्सियत जमील क्रांति तशरीफ़ फरमा है। उनके बंगले बर्ग जुस्तजू पर क्रांति से गुफ्तगू। आज जमील क्रांति इनके सियासी करियर के बारे में जानते हैं, जो एक मशहूर ज़माना बुनकर भी रहे हैं और साथ ही सियासत से इनकी एक दोस्ती कहे तो दुरुस्त है। इन्होंने ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जनता दल सेकुलर पार्टी में निहाल अहमद के साथ गुजारा। फिर उसके बाद एक एक ज़माना कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे और आज भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। तो जानते हैं जमील क्रांति से शहर मालेगांव की मौजूदा सियासत पर, हालात पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि इन्होंने जिस तरह कांग्रेस पार्टी से आज भी जुड़े हैं, ज़माने में एक वक्त ऐसा आया कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो चुकी थी, हर कोई कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा था। देश भर में आप देखे होंगे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी ना छोड़ी और आज एजाज बेग जो असेंबली की उम्मीदवारी करने जा रहे हैं, तो क्या साथ रहेगा और क्या वजह रही जो कांग्रेस छोड़ी गई देश भर में, शहर में इन्होंने नहीं छोड़ी? जानते हैं जमील क्रांति से। देखिए 122 में हमारे लीडरान शेख रशीद साहब, उनके फर्जंद शेख आसिफ साहब और जितने भी मौजूदा कांग्रेस के कॉरपोरेटर्स थे, तमाम ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, राष्ट्रवादी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस ज़माने में हम लोगों पर भी दबाव पड़ा कि हम साथ चलें, लेकिन हम जानते हैं, दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के पहले की पार्टी है, ना ये ख़त्म हुई है ना ख़त्म होगी इंशाल्लाह, जब तक ये अपने सेकुलर ढांचे पर कायम है। ये पार्टी इस मुल्क में तमाम लोगों को साथ लेकर चलने का हक रखती है और इसी को राज करने का हक भी है। इन्हीं उसूलों की बुनियाद पर हम चंद लोग पार्टी में रुक गए। मैं था, जैनुल आबदीन जैनू पठान थे, अख्तर रेडीमेड वाले थे, अब्दुल गफ्फार हमारे जो आज सेक्रेटरी है वो थे, मोहम्मद मोहम्मद प्यारू जो मुल्ला बाड़े के, हम 5 लोग थे। हम 5 लोग ही दिया बत्ती करते थे और ये समझ चुके थे कि ये ऊंच नीच तो सियासत का एक हिस्सा है और वापस जवाल पजीर कांग्रेस को वापस आना है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जो माहौल देख रहे हैं, हम 5 लोगों ने पार्टी संभाली, बहुत दबाव आया लेकिन हम लोगों ने पार्टी छोड़ी नहीं और अपने उसूलों पर कायम रहे। आज एजाज बेग के सरबराही में वो 5 असहाब जो उसके साथीदार थे, आज ढेर सारा माहौल इस शहर का है और इस शहर में 2 ही किस्म के लोग हमेशा रहे हैं। एक वो लोग जो निहाल साहब के मानने वाले थे, उनको निहाली बोला जाता था। एक वो लोग जो कांग्रेस से मुंसलिक रहे हैं। आज आप देख रहे हैं पार्लियामेंट में जिस ढंग से इस शहर ने यकतरफा कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट दिया, उसने पूरे मुल्क को चौंकाया है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी हम लोगों को चौंकाएंगे, क्योंकि जो माहौल, जो सिनेरियो इस शहर का और पूरे मुल्क का है, अक़लियतें और ख़ासतौर से मुसलमान इस बात को मानते हैं कि इस मुल्क में सबको साथ लेकर चलने का, सबका साथ सबका विकास के ऊपर अगर कोई पार्टी अमल पैरा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन फिल वक्त शहर मालेगांव में एक मर्तबा आसिफ शेख ने मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी को शिकस्त दी 2014 में। उसके बाद 2019 में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने आसिफ शेख रशीद को शिकस्त दी। अब इनका फाइनल मैच है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है ग्राउंड लेवल पर। लेकिन इसमें कुछ उम्मीदवार जो मंझे हुए सियासी हैं, जैसे एजाज बेग हो गए कांग्रेस से, और डॉक्टर खालिद परवेज़ हैं एमआईएम के शुमाली महाराष्ट्र के सदर,
शान हिंद समाजवादी की सदर, तो मुमकिन है कि हो सकता है इन तीनों में से भी कोई चुनकर आ जाए, और इनकी कांटे की टक्कर भी है इसमें। एजाज बेग जो पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, तो इसमें किस तरह का किरदार आप लोगों का साथ रहेगा, ताकि जो मुफ्ती इस्माइल कासमी और आसिफ शेख रशीद की टक्कर है, जिन्हें शिकस्त देने के लिए नए उम्मीदवार के तौर पर एजाज बेग, डॉक्टर खालिद परवेज, शान हिंद दीगर आ रहे हैं, तो आप लोग किस तरह ये मैच खेलेंगे ताकि इन दोनों को शिकस्त कोई एक दे सके? जैसे आप एजाज बेग की तरफदारी में हैं कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के साथ, तो क्या आपका किरदार रहेगा और कांग्रेस पार्टी का? देखिए, कांग्रेस पार्टी की पॉकेट वोट इस शहर में कितने भी हालात ख़राब रहे हैं, 25 से 30 हज़ार वो वोट हैं जो आंख बंद करके कांग्रेस को वोट देने वालों का जत्था है। ये 25 से 30 हज़ार वोट तो हर हाल में कांग्रेस का पॉकेट वोट ही है। और मेरा मानना है कि 33% वो लोग हैं जो साल भर सियासत खेलते रहते हैं। 65 से 66% आवाम हवा के साथ चलती है, और हवा का जो माहौल पूरे मुल्क में है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हम भी मानते हैं और आवाम भी बोल रही है कि इस दफ़ा बेशक चौरंगी मुकाबला हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का पॉकेट वोट और आवाम का रुझान, हमको पूरी उम्मीद है कि आवाम कांग्रेस का साथ देगी। और वैसे भी यहाँ का सियासी जोग्राफिया बहुत ऊंचा है, लोगों का शऊर सियासी और शहरों से काफ़ी मजबूत और पुख्ता है। हर कोई जानता है कि असम्बली और पार्लियामेंट में जिन लोगों की तादाद होती है उनकी बात मानी जाती है। यहाँ पर जिन लोगों का बाकी का जिक्र हो रहा है, महाराष्ट्र की असम्बली में उनकी तादाद दाल में नमक के बराबर है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे मौजूदा एमएलए जब कोई बात बोलने की कोशिश करते हैं असम्बली के इजलास में, उनको 2 से 3 मिनट से ज़्यादा वक्त दिया नहीं जाता। ना वो अपनी बात रख पाते हैं, ना अपने जज्बात का इजहार कर पाते हैं, ना अपने शहर के मसाइल पूरी तरह रख पाते हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के नुमाइंदगान की बात है, ढेर सारी तादाद उनकी होती है। उस बुनियाद पर अगर कांग्रेस का नुमाइंदा यहाँ से जाएगा तो वो अपने मसाइल, अपनी बात, अपने शहर की बात पूरे अच्छे ढंग से रख पाएगा। और जो माहौल अभी बन रहा है, इंडिया अलायंस महाराष्ट्र में कायम है, पूरी उम्मीद है कि हुकूमत महाराष्ट्र में कांग्रेस और उनकी सहयोगियों की बनने वाली है। मैंने कहा ना कि इस शहर का सियासी शौर बहुत ऊंचा है, तो लोग ये समझ रहे हैं कि जिसकी हुकूमत उसकी बात, और जिसकी बात उसका काम। देखिए, अभी पार्लियामेंट में पहले ही इजलास में हमारे यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शोभाताई बच्चों ने जिन बातों का मुतालबा किया है, उसमें सबसे बड़ा मुतालबा मालेगांव शहर में कैंसर हॉस्पिटल की तामीर के ताल्लुक से उन्होंने मसला उठाया है। मेरा कहना यह है कि शहर को अगर तरक्की करना है तो जो माहौल पूरे मुल्क का और ख़ासतौर से महाराष्ट्र का बन रहा है, उन लोगों को कांग्रेस को वोट देना चाहिए ताकि इस शहर का मुस्तकबिल और इसकी तरक्की महफूज रहे। जैसा कि सियासी गलियां शहर मालेगांव की और बड़ी तादाद है जो बखूबी जानते हैं कि जमील क्रांति ने अपनी ज़िंदगी में कई चुनाव देखे, लड़े, साथ दिए। इनकी ज़िंदगी के कई असेंबली चुनाव गुजरे हैं शहर मालेगांव में। हवा बदलना, हवा पलटना, कभी लगता था ये चुनकर आएंगे और आना किसी और का। तो इन सारे मामलात को लेकर 2024 का इनकी ज़िंदगी का एक देखने को मिल रहा है चुनाव। तो इन्हें क्या लगता है, इनका क्या तजुर्बा है स्क्रीन पर आवाम के लिए, आवाम के सामने, कि जैसा कि आसिफ शेख हैं, मुफ्ती इस्माइल कासमी हैं, अब इनमें और जो दीगर बड़े लीडरान हैं, एजाज बेग, शान हिंद, डॉक्टर खालिद परवेज़,
तो क्या हवा बदलना इनकी ज़िंदगी में, इन्होंने उतार चढ़ाव देखा है चुनाव में, कभी कुछ कभी कुछ, कभी नतीजा ये चाहती थी आवाम, लोगों ने ये सोचा, निकला वो। तो क्या कहना चाहेंगे 2024 चुनाव को लेकर, इनका क्या तजुर्बा है स्क्रीन पर? जमील करांती आपके सामने। देखिए, पूरे मुल्क में मुसलमानों ने जिस ढंग से यकतरफा फिरका परस्त पार्टियों के खिलाफ वोट दिया और उनका ये नज़रिया रहा कि किसी भी पार्टी का सही सेकुलर उम्मीदवार चुन कर आना चाहिए, फिरका परस्त और ख़ास तौर से बीजेपी के मेंबरान को उन्होंने हराने की कोशिश की और यही मुसलमानों के लिए अपने आप को मनवाने की सबसे बड़ी वजह बन गई। इलेक्शन के बाद बीजेपी के वो लोग जो नर्म गोशा रखते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, 63 पार्लियामेंट की सीटें कम होने के बाद वो भी ये बोलने लगे हैं कि हमारी गलत पॉलिसियों ने मुसलमानों के खिलाफ हमारे नज़रियात ने हमको बैकफुट पे डाल दिया है। मैंने ज़िंदगी में तकरीबन 45-50 इलेक्शन देखे हैं, असम्बली, पार्लियामेंट और कारपोरेशन वगैरह के, लेकिन जो माहौल मैंने इस मुल्क में और ख़ासतौर से शहर में देखा, किसी को ये नहीं कहना पड़ रहा था कि आप वोट देने के लिए जाइए। लीडरों से ज़्यादा अवाम में उत्साह और बेचैनी थी। मैंने ये देखा कि हमारी ख़वातीन जोक दर जोक पैदल बच्चों को साथ में लेकर, दूर है नज़दीक है, धूप है तो धूप है, रिक्शा है कि नहीं है, बराबर वो इसके लिए कोशिश थी कि वो अपना वोट डालने के लिए जाएं। तो जो माहौल पार्लियामेंट में बना था, वो माहौल मुझे उम्मीद है कि असम्बली में भी कायम रहेगा। ये जो लोग सियासी बाजीगर हैं, लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, या उनके अंदर सियासी सूझबूझ है, हो सकता है, लेकिन अवाम इस बात को तो महसूस करते हैं ना कि कौन सा नुमाइंदा इस शहर की रहनुमाई करने का मुस्तहिक है। ये इलाका टोटली मुस्लिम इलाकों का हिस्सा है। कोई भी आएगा तो बेशक मुस्लिम ही आएगा, हम कितना भी लड़ें, लेकिन उसमें सही हकदार कौन है, ये आवाम को फैसला करना है। और दिल बोलता है कि आवाम ने ठान लिया है कि कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस। जैसा कि आज का ताज़ा बयान है मौलाना उमरान महफूज रहमानी का, असेंबली के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें असेंबली की तरफ, पार्लियामेंट के लिए उन्हें ऑफ़र आ रहे थे, उन्हें असेंबली के लिए भी कई पार्टियां बड़े लेवल पर उन्हें ऑफ़र कर रही है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जमील क्रांति, कि मौलाना उमरान की भी एंट्री हो सकती है, उन्हें ऑफ़र हो रहे हैं? क्या राय है जमील क्रांति की आपके सामने स्क्रीन पर? देखिए, सियासत गंदी नहीं है, लोग गंदे हैं। और मैं तो इस बात का हामी हूँ कि अच्छे, शरीफ और बेगरज खिदमात का अहाता रखने वालों को सियासत में आना चाहिए, तभी तो इस शहर और मुल्कों की तरक्की होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कोई भी शख्स अगर सियासत से रिलेटेड होता है, उससे मुताल्लिक होता है, तो पार्ट टाइम जॉब ना करे, टोटली उसको सियासत के लिए अपने आप को वक्फ करना पड़ेगा। तो क्या मौलाना उमरैन इसके लिए तैयार हैं क्या? देखिए, आधा तीतर आधा बटेर अगर ऐसा रहा तो ना वो दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। बेशक वो एक मारूफ शख्सियत है, लोग उनका एहतराम करते हैं, वो पॉलिटिक्स में आएंगे और टोटली अपने आप को पॉलिटिक्स से रिलेटेड कर देंगे, इससे अपने आप को बिल्कुल वक्फ कर देंगे, तो भी उनका वो दर्जा, वो रुतबा रहेगा। लेकिन उनको बहरहाल फुल टाइमर सियासतदान बनना पड़ेगा। उससे अलावा आज सियासत पैसा मांगती है, अखराजात मांगती है। आज छोटे से छोटा वर्कर भी, उसके पीछे भी उसकी ज़रूरियात, उसके मामलात, उसका घर बार है। तो क्या इतना सरमाया वो सर्फ कर पाएंगे क्या, या लोग उनको इतना सरमाया मुहैया करेंगे क्या कि वो असम्बली का की उम्मीदवारी कर सके? अगर ऐसा है तो मैं एक मौलाना उमरैन की क्या बात है, ऐसे पचासों लोगों को इस तरफ सोचना चाहिए कि उनको सियासत का एक हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन उनका
आप जैसे अखराजात की बात करें, उनका एक पब्लिक पावर भी है, बना हुआ है, लोग उनका एहतराम करते हैं, आपने भी कहा। तो इस बिना पर अगर वो चुनाव में आ रहे हैं, पब्लिक उनका एहतराम करती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि सियासत गंदी नहीं है, इसमें अच्छे लोगों की कमी है। और बेशक मौलाना उमरान जैसे लोग उनमें शुमार किए जाते हैं जिनका शहर एहतराम करता है, और उनके आने से यहाँ की सियासत में बराबर फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने जो बात कही ना कि क्या वो टोटली इसके लिए अपने आप को 24 घंटा वक्फ कर पाएंगे क्या, जिसको हम बोलेंगे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं, फुल टाइम पॉलिटिशियन या फुल टाइम सियासतदान वो बन पाएंगे क्या? क्योंकि ये गलियां ऐसी हैं कि किसी भी वक्त कहीं से भी बुलाना आता है, कोई भी आ जाता है, किसी की भी ज़रूरत रहती है, छोटी से बड़ी ज़रूरतों से लेके, है ना, ज़ाती इज्तिमाई सब ज़रूरतें रहती हैं। तो इसके लिए 24 घंटा उनको सियासत के लिए अपने आप को वक्फ करना पड़ेगा। वो फैसला करें कि क्या वो ऐसा कर पाएंगे क्या, और अगर वो ऐसा कर पाते हैं या जो लोग भी ऐसा कर पाते हैं और उनका किरदार है, उनका दर्जा है, लोग उनको मानते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि सियासत में उनको ज़रूर आना चाहिए। एक आखिरी और अहम सवाल, जमील क्रांति की ज़िंदगी का एक हिस्सा निहाल अहमद के साथ जनता दल सेकुलर में गुजरा और एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी से मुसलसल शेख रशीद के साथ गुजरा। तो इन्होंने कभी निहाल अहमद के साथ रहकर उम्मीदवारी नहीं की, हालांकि निहाल अहमद ने इन्हें कई बार ऑफ़र किए। और उसके बाद 2012 में इन्होंने चुनाव लड़ा शेख रशीद की कांग्रेस पार्टी से उस वक्त। तो क्या वजह रही उम्मीदवारी करने की, जो ज़िंदगी भर इन्होंने नहीं किया और एक मरतबा उम्मीदवारी की? जानते हैं, एक अहम सवाल जमील क्रांति से। देखिए, निहाल साहब से मेरे ख़ानदान का बड़ा जज्बाती लगाव रहा है, और अगर मैं कहूँ कि इलेक्शन के दिन हमारे घर के लोग उनकी जीत के लिए रोज़ा भी रखते थे। तो पैदाइशी तौर से या जब से होश संभाला, मैं निहाल साहब का हामी रहा। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं निहाल साहब का बहुत करीबी साथियों में, बल्कि यूँ बोलिए कि राजदार हो गया। जहाँ हम लोग बैठे हैं, यहाँ मेरा ऑफिस हुआ करता था। बहुत सारी मखसूस मीटिंगें जिनमें ख़ास लोगों को मदऊ किया जाता था, ऊपर ही हुआ करती थी। 2003 में कुछ हमारे मामलात ऐसे हुए कि मैंने पार्टी छोड़ी, लेकिन उनका एहतराम और उनको मानने में कहीं मैंने कमी नहीं की। वो कल भी मेरे लिए बहुत मोहतरम थे, मेरे लीडर थे, आज भी है। उनके जैसा लीडर मैंने देखा नहीं, बेबाक लीडर। 2003 के बाद मैं कांग्रेस में शामिल हुआ और अभी तक हूँ। 2012 में एक माहौल ऐसा आया कि इस्लामपुरे से कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, और मिलता भी क्यों, ये एक वक्त का कांग्रेस का गढ़ था, लेकिन एक माहौल ऐसा हुआ कि यहाँ कैंडिडेट को 100-150 से ज़्यादा वोट मिलते ही नहीं थे। 2012 में यहाँ शेख रशीद और शहर के इलाके के कुछ जिम्मेदारान को मैंने बुलाया कि हमको किसी न किसी को इस इलाके से ऐसे शख्स को चुन के मेम्बरी के लिए खड़ा करना है जो नुमाइंदगी कर चुन कर आने की पोजीशन में रहे। मेरे जाने के बाद वो जिम्मेदारान शेख रशीद के पास जाकर बोले कि अरे उनको ही खड़ा कर दो। उस वक्त जमालुद्दीन लल्ले भी मुफ्ती इस्माइल साहब की पार्टी से उम्मीदवारी का ऐलान कर चुके थे, या उनका नाम आ चुका था। मैं उनके पास मिलने गया। वो बोले देखो, मैं मेरे घर का कोई भी शख्स इस इलेक्शन में नुमाइंदगी नहीं करेगा, अगर तुमको खड़े रहना है तो बेशक तुम खड़े रहो। उसके अलावा तायरा शेख इसी इलाके की, उनकी पैदाइश है, यहीं के रहने वाली है। उस मुनासबत से वो मुझको भैया ही बोलती है। उनका मुझ पर बड़ा दबाव था कि भैया कॉरपोरेशन में ना, मैं चाहता हूँ तुम रहो ना, तो तुम्हारे साथ मैं बेधड़क कहीं आने जाने की पोजीशन में रहूँगी, तो तुम खड़े रहो। एक तरफ उनका दबाव, दूसरा जमालुद्दीन लल्ले का ये बोलना कि मैं नहीं खड़ा रहूँगा। मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरा, उनको मना लिया गया, वो भी खड़े हो गए। हम दोनों की वोटें तकसीम हो गई और हम दोनों हार गए। और हमारे जो आज के कारपोरेटर हैं शेख कलीम साहब,
उस वक्त भी चुन के आए, उसके बाद के इलेक्शन में भी चुन के आए। शायद हम लोगों में से कोई एक नहीं खड़ा रहता, चाहे मैं नहीं खड़ा रहता या शायद जमालुद्दीन लल्ले नहीं खड़े रहते, तो नतीजा अलग होता। तो एक इलेक्शन मैंने लड़ा लोगों के दबाव की वजह से। कि जमील क्रांति जो एक शहर में नाम चलता है ज़माने से, क्रांति नाम किस तरह पड़ा? क्या इनका कोई सिक्का था या क्या था और कब से है? आपके सामने एक खुलासा लेते हैं क्रांति नाम का। देखिए, मेरे बाप दादा से हम लोग पर्चा बाफे से मुंसलिक हैं। रंगीन का कारोबार था। फ्लाइंग बर्ड नाम के सिक्के से हम लोगों का रंगीन साड़ी का कारोबार चलता था। और उस वक्त रंगीन के कारोबार में मोनोग्राम की या सिक्के की बड़ी अहमियत रहा करती थी। हमारे दादा मरहूम मोहम्मद उमर, जब उनका आखिरी वक्त आया तो मेरे वालिद और चचा, यही दो उनके लड़के थे। हमारी बुआ लोगों को भी उन्होंने तरका दे दिया था। तो कारोबार जब उन्होंने तकसीम किया तो सवाल ये पैदा हुआ कि फ्लाइंग बर्ड जो नाम से हमारे वहाँ कारोबार चलता है और शहर में आड़तियों के हमारा रंगीन साड़ी का माल जाता है, ये किसके हिस्से में जाए। हमारे वालिद मोहतरम ने फराक दिली का मशारा किया और बोला कि नहीं, मेरे छोटे भाई के हिस्से में आप ये सिक्का दे दो, मेरे बच्चे नए सिरे से कोई ना कोई नाम रखेंगे। इत्तेफाक की बात, ये 1977 की बात है। पूरे मुल्क में जयप्रकाश नारायण की कांग्रेस के खिलाफ और जो इमरजेंसी लगी थी उसके खिलाफ ज़बरदस्त तहरीक चल रही थी। और ये वही ज़माना था जब हमारे घर का कारोबार हमारे दादा ने तो हिस्सों में तकसीम किया। तो मैं और मेरे बड़े भाई, मेरा नाम जमील, मेरे बड़े भाई का नाम कलीम, पूरे मुल्क में ख़ासतौर से बिहार से जो तहरीक उठी वो जयप्रकाश नारायण की तहरीक थी। वो जेपी की क्रांति बोली जाती थी। हम लोगों ने उसी से मुंसलिक जेके की क्रांति का सिक्का चुना और क्रांति 77 के नाम से हम लोगों ने अपना मोनोग्राम, अपना साड़ी का सिक्का बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने कामयाबी से चला कि क्रांति ज़मानज़द हो गया। सिक्के के साथ हमारे घर का हर फर्द उस नाम से जाने लगा। और आज भी ये हाल है कि जमील क्रांति मैं हूँ तो मेरे बच्चे, मेरे पोते भी उसी नाम से जाने जाते हैं। तो ये उस सिक्के की देन है कि आज हम लोग क्रांति फैमिली के नाम से जाने जाते हैं। इनायत कलेक्शन, लेडीज कपड़ों का भरपूर खजाना, हर तरह की क्वालिटी, कई तरह के फैशन, जैसे रेडीमेड में लॉन्ग कुर्ती, लखनवी कुर्ती, पाकिस्तानी कुर्ती सूट, मसलिन कुर्ती, प्योर जॉर्जेट कुर्ती, प्लाजो सूट, मिरर पाकिस्तानी सूट और गंजा ड्रेसेस, कच्चे कपड़ों के मटेरियल में बनारसी सूट, कॉटन सूट, मसलिन सूट और गंजा सूट, पाकिस्तानी सूट, इसी के साथ कट पीस में कॉटन वर्क कुर्ती, मसलिन कुर्ती, लखनवी कली, जॉर्जेट कट पीस, चिनॉन, खास शादी ब्याह के मौका पर आपके लिए चिनॉन मटेरियल दुपट्टों में प्योर दुपट्टा, मसलिन, राखी, चिनॉन दुपट्टे और गंजा दुपट्टे, तमाम कट पीस के दुपट्टे के साथ सूट बनाकर भी मिलता है। डाइबल के तमाम किस्म के कपड़े भी मिलते हैं। इसी के साथ डाइबल कपड़ों पर हर तरह के कलर भी आप लोग करवा सकते हैं। लेडीज कपड़ों की दुनिया का पुरएतमाद मरकज इनायत कलेक्शन पर तशरीफ लाकर और भी दीगर कई कंपनियों के कपड़ों की क्वालिटी आपके लिए। हमारा पता अब्बास नगर, अब्दुल हकीम रोड, 5 नंबर स्कूल के पास, ऊपर माले पर, माले गांव। लेडीज की खरीदारी के लिए, लेडीज के हाथों खरीदारी, प्रोप्राइटर शकील अहमद, इनायत कलेक्शन। ताज रोप एंड प्लास्टिक, हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ।
इसी के साथ कैरेट प्लास्टिक टब किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी, ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे, फत्तू हकीम से पहले, मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार, किला पुलिस स्टेशन के पास, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे।